सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MK क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। आज यह वीडियो 9वीं कक्षा के लिए गणित का होगा और हमने आपको आपके सिलेबस के बारे में अवगत कराया और हमने वहाँ आपको बताया था कि सबसे पहले हम अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे। और अलजेब्रा मतलब बीजगणित में आपका स्टार्ट है बहुपद से, लेकिन हम बहुपद ना शुरू करके आपको हम एकदम स्टार्टिंग 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। आज ये मान करके हम आपको पढ़ाएंगे कि आप बीजगणित कभी नहीं पढ़े हैं। आज आपका बीजगणित का ये फर्स्ट डे होगा आपके लाइफ में। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला चीज़, हाँ एक चीज़ और है कि भैया लोग आपके जितने भी दोस्त होंगे उनसे बता दीजिएगा कि महेश प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और आप लोग जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए ताकि इस चीज़ का आप भी लाभ उठा सकें। चलिए चलते हैं। सबसे पहला चीज़, राशि। राशि कितने प्रकार के होते हैं? राशि 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके पास चर राशि और दूसरा होता है अचर राशि। एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट, ठीक है ना, वेरिएबल कांस्टेंट। अब ध्यान दीजिएगा, चर राशि किसे कहते हैं और अचर राशि किसे कहते हैं। चर का मतलब होता है चलना। चर का मतलब क्या होता है? चलना। चलना का मतलब क्या होता है? कभी ना, मतलब कभी ना रुकना, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ से आप कह सकते हैं वे सभी राशियाँ जिनका मान निश्चित ना हो, वे सभी राशियाँ जिनका मान निश्चित ना हो। जैसा कि हमने बताया, चर का मतलब चलना। चलना का मतलब क्या हो गया? स्थिर नहीं है, मतलब वो अस्थिर है, मतलब वो परिवर्तनशील है, ठीक है ना। जैसे पानी है, पानी भी क्या है? एक स्थान पर फिक्स नहीं होता है, वो चलनशील होता है। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि चर राशि वे सभी राशियाँ जिनका मान निश्चित ना हो या वे सभी राशियाँ जो परिवर्तनशील हों, क्या कहलाती हैं? चर राशि कहलाते हैं। इन्हें सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप लोगों ने, ठीक है ना, कभी कभी x का मान 1 निकालते हैं, कभी कभी x का मान 2 निकालते हैं, कभी कभी x का मान 0 निकालते हैं, कभी -1 निकालते हैं, कभी कुछ भी निकालते हैं। तो यहाँ पर x एक अक्षर है, x एक क्या है? अक्षर है और उसके मान कभी 1 आ रहे हैं, कभी 2 आ रहे हैं, कभी 0 आ रहे हैं, कभी -1 आ रहा है, कभी -2 आ रहा है। मतलब x का मान फिक्स नहीं है, अर्थात ये परिवर्तनशील है। अर्थात x कौन सी राशि होगी भैया? एक चर राशि होगा। तो चर राशि की एक खासियत होती है कि उसका मान स्थिर नहीं होता है, अर्थात उसका मान परिवर्तनशील होता है। तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, डालेंगे हेडिंग चर राशि, लिखेंगे वे सभी राशियां जिनका मान निश्चित ना हो अथवा परिवर्तनशील हो, चर राशि कहलाता है। इन्हें सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। जैसे A, B, C ... XYZ, ये हो गया चर राशि। अब चर का उल्टा क्या है? अचर। सत्य का उल्टा क्या होता है? झूठ। तो जो झूठ होगा वो सत्य नहीं होगा, जो सत्य होगा वो झूठ नहीं होगा। मतलब जो चर होगा वो अचर नहीं होगा, जो अचर होगा वो क्या होगा, ठीक है ना। जो अचर नहीं होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जैसे हमने कहा चर का मतलब चलना, अचर का मतलब होता है स्थिर। अचर का मतलब क्या होता है? स्थिर। कहीं नहीं है, अपने बात पर अटल हैं, ठीक है ना, चाहे जो कुछ भी हो जाए अपनी बात को बदलने वाले नहीं हैं। तो अचर का मतलब होता है स्थिर, मतलब अपरिवर्तनशील। अपरिवर्तनशील।
तो लिख सकते हैं, डालेंगे हेडिंग आप लोग अचर राशि। वे सभी राशियां जिनका मान निश्चित होता है, वे सभी राशियां जिनका मान निश्चित होता है अचर राशि कहलाते हैं। अचर राशि कहलाते हैं। नोट, अंकगणित के जितने भी अंक हैं अचर राशि होते हैं। अंकगणित के जितने भी अंक होते हैं अचर राशि हैं। कैसे? जैसे मान लेते हैं 1, 2 या 0, 3 ... ठीक है ना। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक एक ही रहेगा, कभी ये 2 नहीं हो सकता। अर्थात इसका मान क्या है? अपरिवर्तनशील है, अर्थात स्थिर है, ठीक है ना, अथवा निश्चित है। तो आप क्या कह रहे हैं यहीं से? अचर राशि वे सभी राशियां जिनका मान निश्चित होता है अचर राशि कहलाता है। तो ये एक ही रहेगा, इसलिए एक कौन सी राशि होगी भैया? अचर राशि। 2 भी 2 ही रहेगा। आप दुनिया चले जाइए ठीक है, लेकिन ये चीज़ हमेशा एक ही रहेगा। कभी 1 2 नहीं हो सकता, कभी 1 0 नहीं हो सकता। अर्थात एक कौन सी राशि होगी भैया? अचर राशि होगी। एक बार पुनः हमने आपको बताया चर राशि। तो चर का मतलब होता है चलना, अर्थात वे सभी राशियाँ जिनका मान परिवर्तनशील है चर राशि कहलाते हैं। अगला आता है अचर राशि। वे सभी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है अचर राशि कहलाते हैं। अंकगणित के जितने भी अंक होते हैं वो अचर राशि के उदाहरण हैं। ये बात समझ में आ गया ना। चलिए अगला चीज़ चलते हैं और कुछ सीख लेते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि चर में कभी भी अचर का गुणा करेंगे। देखिए, चर में कभी भी अचर का गुणा करेंगे, चर में कभी भी अचर का गुणा करेंगे तो कौन सी राशि मिलेगी भैया? चर में कभी भी अचर का गुणा करेंगे तो कौन सी राशि मिलेगी? ये बात समझेंगे हम लोग। या इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अचर गुणे चर, हमें हर बार कौन सी राशि मिलेगी? दोनों बात क्या है भैया? इक्वल है। हाँ, थोड़ा सा एक बता दे रहे हैं, गुणा में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। चलिए एक चीज़ सीख लेते हैं, क्रम विनिमय नियम। ये क्रम विनिमय नियम क्या होता है? क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान। विनिमय का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान। मतलब उसके क्रम का अगर अदला बदली कर दे और उसके मान पर कोई परिवर्तन ना हो तो ऐसे नियम को हम लोग क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम कहते हैं। और ये क्रम विनिमय नियम प्लस में लागू होता है और कहाँ लागू होता है भैया? गुणा में लागू होता है। जैसे मान लेते हैं कि 2 में गुणा करेंगे 3 का तो आपको उत्तर कितना मिलेगा? आपको उत्तर मिलेगा 6। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है? अगर हम लोग 3 में गुणा करेंगे 2 का तो 3 में अगर गुणा करेंगे 2 का तब भी हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। तो देखिए हमने अंकों का क्या कर दिया? अदला बदली कर दिया, लेकिन उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसलिए कौन से नियम को फॉलो कर रहा भैया? क्रम विनिमय नियम का फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। अब आता है प्लस में, 2 धन 3 कितना होता है? 5 होता है। 3 धन 2 कितना होता है? 5 होता है। आप देख रहे हैं अंकों का हमने अदला बदली कर दिया लेकिन उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इससे स्पष्ट है कि प्लस वाला भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन माइनस और भाग ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। एक बार पुनः क्रम विनिमय देखिए, कोई ना कोई हेडिंग से भी आपको आइडिया मिल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे विनिमय का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान। अगर वस्तु विनिमय रहेगा तो वस्तुओं का आदान प्रदान रहेगा। अब देखिए क्रम विनिमय, क्रम का मतलब क्या हो गया कि अगर हम उनके क्रम को अदला बदली कर दे, किसके? अंकों के, अगर उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो तो ऐसे नियम को क्रम विनिमय नियम कहते हैं। और ये क्रम विनिमय नियम प्लस में और गुना में मतलब मल्टीप्लाई में क्या होता है? ये फॉलो होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्रम विनिमय भी समझ में आ गया। तो उसी प्रकार से हम चाहे चर में अचर का गुणा करें और चाहे अचर में चर का गुणा करें, दोनों बात क्या है? इक्वल है। बस समझने का हेरा फेरी केवल आपके पास है।
तो अगर कर्म में समझ में आ गया तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि चाहे हम पहले चर लिखें चाहे हम अचर लिखें, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में कौन सा संबंध है, गुणा का संबंध है। तो कभी भी एक चर में अचर राशि का गुणा करेंगे तो जो आपको मिलेगा वो एक क्या मिलेगा भैया, चर राशि ही मिलेगा। कौन सी राशि मिलेगी हमें, चर राशि मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप हमने मान लिया कि x में गुणा कर दिए 3 का, x में गुणा कर दिए 3 का, तो ये x3 होगा। क्या होगा, x3। लेकिन x3 अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, राम सीता कभी नहीं कहते हैं, हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, सीताराम। सीताराम, कोई राम सीता अगर कहेगा तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, ठीक है ना। राम लक्ष्मण, लक्ष्मण राम कोई नहीं कहेगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से x3 अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए x3 को हम लोग लिखते क्या है, 3x। तो चाहे x3 लिखिए चाहे 3x लिखिए, बात तो इक्वल है, लेकिन वही बात है जो हमारे दादा परदादा नियम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, वही चीज़ हम भी कर रहे हैं। x3 ना लिख करके 3x लिखते हैं, अच्छा लगता है कहने में और लिखने में भी। तो चाहे x में गुणा करिए 3 का और चाहे 3 में गुणा करिए x का, दोनों ही कंडीशनों में आपको क्या मिलेंगे, 3x। और 3x कौन सा राशि होगा, चर राशि होगा। तो ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग, कभी भी चर राशि का गुणा अगर अचर राशि में करते हैं या अचर राशि का गुणा कभी भी चर राशि में करते हैं तो आपको उसका रिजल्टेंट जो उसका आंसर मिलेगा वो चर राशि में ही मिलेगा। बस समझ में आ रहा है इतना चीज़ ना। और चलिए दूसरा चीज़ देखते हैं। हमने आपको बताया ना कि चर में अचर का गुणा करते हैं तो कौन सी राशि मिलती है हमें, चर राशि ही मिलती है। अगला चीज़ आता है सजातीय और विजातीय पद। देखिए पद हमारे पास 2 प्रकार के होंगे, एक होता है सजातीय, एक होता है सजातीय पद, और दूसरा होता है विजातीय पद। तो एक हो गया सजातीय पद और एक हो गया विजातीय पद। तो देखिए बात यह है कि कोई पद सजातीय कब होगा, कोई पद विजातीय कब होगा। जो सजातीय होगा वो विजातीय नहीं होगा, जो विजातीय होगा वो सजातीय नहीं होगा। तो हम अगर एक समझ में आ गया तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये उसी प्रकार से समझ में आएगा, जैसे मान लेते हैं 2 कुर्सियां हैं, ठीक है ना। आपको नहीं पता हमें कहाँ बैठना है, अगर एक बंदा करके बैठ जाए तो दूसरा बंदा अपने आप समझ जाएगा कि हमें यहीं ही बैठना है। तो आइए चलते हैं, पद के बारे में हमने बताया। पद 2 प्रकार के होते हैं, एक सजातीय होता है और एक विजातीय होता है। कोई बीजीय व्यंजक सजातीय कब होगा, विजातीय कब होगा, आइए इस बात पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए सजातीय होने के लिए प्रतिबंध क्या है, पहला है समान अक्षर, समान अक्षर, और दूसरा है समान घात। अगर किसी बीजीय व्यंजक के समान अक्षर और समान घात हैं तो ऐसे बीजीय व्यंजक क्या कहलाते हैं, ऐसे बीजीय पद क्या कहलाते हैं, सजातीय, अदरवाइज क्या कहलाते हैं, विजातीय कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं लिखा है 5xyz, एक पद और हमारे पास है लिखा है 3xyz। तो आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसमें भी z है, इसमें भी z है। तो पहला चीज़ तो सही है, अक्षर सब में समान है। अब चलिए देखते हैं, x का पावर 1 है, x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, y का पावर 1 है, z का पावर 1 है, z का पावर 1 है। मतलब अक्षर भी समान है और घात भी समान है। तो इस सिचुएशन में ये जो हमारे पास दोनों पद होंगे वो कैसे कहलाएंगे भैया, सजातीय पद कहलाएंगे। हमें इसके हमें अंक से मतलब नहीं है, अंक तो हमें ये बता रहा है कि XYZ कितने टाइम आया है, XYZ 5 टाइम आया है, XYZ 3 टाइम आया है, ठीक है ना। तो हमें उसके अंक से मतलब नहीं है कि अंक कितना है, हमें अगर तुलना करना है तो उसके अक्षर पर करना है और उसके घात पर करना है। अगर उनके अक्षर और घात समान होंगे तो ऐसे पद क्या कहलाएंगे भैया, सजातीय पद कहलाएंगे।
अदरवाइज क्या कहलाएंगे, विजातीय कहलाएंगे। मतलब दोनों में से अगर किसी एक को भी मिस करता है तो उस सिचुएशन में वो जो बीजीय व्यंजक होंगे वो किसके एग्जाम्पल होंगे, विजातीय पद के एग्जाम्पल होंगे। चलिए और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको दे दिया जाए 3x² yz और दूसरा एक दे दिया जाए 13, ठीक है ना, yx² z दे दिया जाए, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने बताया आपको x में गुणा करेंगे y का, गुणा करेंगे z में, तो इसको लिख सकते हैं x y z, ठीक है ना, x y z। अगर पूछे इनके बीच कौन संबंध है तो हर जगह कौन संबंध है, गुणा का। तो गुणा को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दो अंकों के बीच अगर डॉट लगाएंगे तो वो भी किसका रिलेशन फॉलो करेगा, वो क्रॉस का ही फॉलो करेगा, मल्टीप्लाई का ही फॉलो करेगा, मतलब गुणा का। तो चाहे आप ये लगाइए दो अंकों के बीच, चाहे ये लगाइए, चाहे ये लगाइए, दोनों ही गणित में क्या माने जाते हैं, गुणा ही माने जाते हैं। हाँ, कहीं कहीं अगर आप कहीं ऐसे पागे 3.3 तो ये दशमलव होता है, लेकिन अगर यही पॉइंट बीच में हो जाए तो क्या किसका संबंध होगा भैया, गुणा का होगा, ठीक है ना। दशमलव हमेशा नीचे लगता है पॉइंट के रूप में और गुणा हमेशा अंकों के बीच में लगता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अंतर हम आपको बता भी दिए हैं। तो चलिए चलते हैं। हमने आपको बताया x में गुणा करेंगे y का, y में गुणा करेंगे z का, तो पूरा मिलकर के कितना हो जाएगा, x y z। और कैसे किससे के साथ ये जुड़ा हुआ है, गुणा के रूप में इनके बीच संबंध स्थापित है, ठीक है ना। चलिए हमने आपको बताया कि 3x² yz। अब ध्यान दीजिएगा x² और यहाँ भी आपके पास x² है, मतलब x दोनों में समान है और x के घात भी समान है। तो समान अक्षर समान घात, y एक घात एक घात, एक घात एक घात। तो इस कंडीशन में ये दोनों कौन से पद के एग्जाम्पल होंगे भैया, सजातीय पद के एग्जाम्पल होंगे, ठीक है ना। जैसे अगला एग्जाम्पल अगर ले लें हम आपके सामने 9x² y³ z और दूसरा एग्जाम्पल ले लें 9x³ y² z। अब ये पूछे कि ये कौन सा पद होगा, ठीक है ना। तो x² यहाँ पर है और यहाँ x³ है, अक्षर तो समान है लेकिन उसके घात असमान है, अर्थात समान घात होता तो सजातीय होता ना, असमान घात है तो ये दिख रहा है आपको ना, यही एक क्या कर देगा, असजा मतलब विजातीय पद कर देगा, ठीक है ना। x² x³, तो x की पावर 2 है, x के पावर 3 है, घात असमान है, उस सिचुएशन में ये दोनों टर्म सजातीय नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, विजातीय होंगे। इतना आपको समझ में आ गया ना। तो सजातीय जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आप कुछ आगे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि सजातीय विजातीय कितने इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया पद क्या प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सजातीय पद, विजातीय पद। कोई बीजीय व्यंजक सजातीय पद तब होगा जब उनके, ठीक है ना, अक्षर और घात दोनों क्या होंगे, समान होंगे, तो उस सिचुएशन में सजातीय होंगे, अदरवाइज क्या होंगे, विजातीय होंगे। चलिए आगे चलते हैं, हम आपको बीजगणितों का जोड़ एवं घटाना बताते हैं, ठीक है ना। चलिए बीजगणितों का जोड़ एवं घटाना, देखिए जो इम्पोर्टेंट लगे वो अपने वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है ना। बीजगणितों का जोड़ एवं घटाना। और एक चीज़ और, अगर आपके संपर्क में कोई भी 10th में होंगे, 12th में हो, मतलब इसमें होंगे, तो आप बता दीजिएगा कि इस हमारे MKS क्लासेस पर मैथ और फिजिक्स की भी क्लासें अवेलेबल हैं, उससे आप देख सकते हैं। हमारे आप चैनल पर जाइए और वीडियो पर क्लिक करिए, जितने भी वीडियो हैं सब आपको दिखाई देंगे। आइए चलते हैं। लिखा गया है बीजगणितों का जोड़ एवं घटाना। देखिए सबसे पहला चीज़, थोड़ा सा एग्जाम्पल अपने व्यवहारिक जीवन में लेते हैं। कोई शादियां जब होती हैं, ठीक है ना, लीगल रूप से, तो जब समान जाति के होते हैं तभी वो शादियां सही मानी जाती है,
ठीक है ना। तो आइए इसी चीज़ को यहाँ समझते हैं कि बीजगणितों का जोड़ एवं घटाना किस प्रकार संभव है। ठीक है ना। केवल सजातीय पदों के साथ ही, केवल सजातीय पदों के साथ ही, पदों के साथ ही बीजगणितीय व्यंजकों का जोड़ एवं घटाना संभव है। ठीक है ना। केवल सजातीय पदों के साथ ही बीजगणितीय व्यंजकों का जोड़ एवं घटाना संभव है। जैसे एग्जाम्पल्स ले लें। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं आप लोग को, चिन्हों का जोड़ एवं घटाना। नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा यहीं पर। ये मानकर हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि आप लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। ठीक है ना। चिन्हों का जोड़ एवं घटाना, चिन्हों का जोड़ एवं घटाना। ठीक है ना। सबसे पहला चीज, समान चिन्ह हमेशा जुड़ता है। समान चिन्ह हमेशा जुड़ता है। दूसरा, असमान चिन्ह हमेशा घटता है। तो हमने आपको बताया कि समान चिन्ह हमेशा जुड़ता है और असमान चिन्ह हमेशा घटता है। नोट, चिन्ह उसी का लगाते हैं, चिन्ह उसी का लगाते हैं जिसका अंक बड़ा होता है, जिसका अंक बड़ा होता है। जैसे मान लेते हैं किसी दुकान का हम 4 रुपया बाकी हैं, किसी दुकान का हम 4 रुपया बाकी हैं। बाकी का मतलब कर्जा है, कर्जा का मतलब ऋण है, और ऋण का मतलब माइनस, माइनस का सिंबल ये होता है। और हम उसी दुकान पर गए 3 रुपया और बाकी कराए। बाकी का मतलब कर्जा, कर्जा का मतलब ऋण, ऋण का मतलब माइनस। तो उसका हम कुल कितना बाकी हो गए भैया? 7 रुपया बाकी हो गए। तो अभी हमने बताया कि समान चिन्ह हमेशा जुड़ता है। तो देख रहा ना, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, सजातीय चिन्ह हो गए, समान चिन्ह हो गए, तो उसका रिजल्टेंट ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। और जोड़ में 4 3 कितना होता है? 7। अब बारी आई किसका हम चिन्ह लगाएंगे। तो बड़ा अंक कौन है? 4। 4 के सामने कौन चिन्ह है? माइनस, तो इसलिए माइनस ही लगाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल, हमारे पास 10 रुपया है, 4 रुपया हमारे पापा जी और दे दिए, तो कितना हो गया? 14 रुपया हो गया। यहाँ कौन चिन्ह माना जाएगा? प्लस। किसी अंक के सामने अगर कोई चिन्ह ना लगा हो तो कौन सा चिन्ह मानते हैं? प्लस का ही मानते हैं। प्लस प्लस दोनों सजातीय हो गए, समान चिन्ह हो गए, तो उस सिचुएशन में क्या है? जुड़ा हुआ है। और चिन्ह किसका लगाया जाएगा? प्लस का ही, लेकिन हम प्लस लगाते नहीं हैं। और समझते हैं, हम किसी दुकानदार का 100 रुपया बाकी है, 50 रुपया उसको दे दिए, तो उसका हम कितना बाकी रहेंगे भैया? 50 रुपया बाकी रहेंगे, माइनस। असमान चिन्ह, असमान चिन्ह हमेशा घटता है। तो देखिए 100 में से 50 गया, 50 काहे घटाए हैं? क्योंकि असमान चिन्ह है। और उसके बाद चिन्ह उसी का लगाते हैं जिसका अंक बड़ा होता है। बताओ 100 बड़ा है कि 50 बड़ा है? 100 बड़ा है, तो 100 के सामने कौन सा चिन्ह है? माइनस। कौन सा चिन्ह लगाए हैं? माइनस लगाएंगे। ये सब बात समझ में आ रही है ना? तो आप इस चीज़ को ध्यान रखे रहिएगा कि समान चिन्ह हमेशा जुड़ता है, असमान चिन्ह हमेशा घटता है। चिन्ह उसी का लगाते हैं जिसका अंक क्या होता है? बड़ा होता है। हमने 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने दिया, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला चीज़ समझते हैं। हमने बताया कि बीजगणितों का जोड़ एवं घटाना, हमने कहा आपसे केवल सजातीय पदों के साथ ही बीजगणितीय व्यंजकों का जोड़ एवं घटाना संभव है।
चलिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। लिखा है कहीं 9x² प्लस 3xy प्लस 2x² माइनस 3xy प्लस 2z, इसी को कहा दिया जाए हल करो। तो आइए हल कर लिया जाए। ऐसा क्वेश्चंस तो आप लोग बहुत पहले लगाए होंगे। सबसे पहला चीज़ क्या है हमारे पास, पहला जो पद है ये हमारे पास पहला पद है, इसमें क्या दूसरा पद है, ये कौन सा पद है, तीसरा पद है, ये कौन सा पद है, चौथा पद है, और ये कौन सा पद है, पंचम है। तो मिला जुला करके इस बीजीय व्यंजक में कुल कितने पद हैं, 5 पद हैं। इस बीजीय व्यंजक में मिला जुला करके कुल कितने पद हैं, 5 पद हैं। अब हमें क्या करना है, इनमें सजातीय पदों और विजातीय पदों को, ठीक है ना, ढूंढना है और उसके बाद में उनको जोड़ना और घटाना है। सजातीय का मतलब होता है समान जाति। सजातीय का मतलब क्या होता है, समान जात। समान जात जैसे हम क्या है, सोनी है, सोनी और सोनी अगर कहीं मिल जाएंगे तो बिरादर हो जाएंगे, समान जाति। सोनी के साथ अगर ब्राह्मण मिल जाएगा तो विजातीय हो जाएगा, मतलब समान जाति के, ठीक है ना, कुर्मी कुर्मी ये समान जाति के हो जाएंगे। कुर्मी के साथ अगर सोनी आ जाए तो वो बिरादरी से बाहर हो जाएंगे, विजातीय हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से गणित में भी होता है सजातीय और विजातीय, जिसका डिफिनीशन हमने आपको बताया और लिखाया भी। तो आइए ढूंढते हैं इसमें कौन कौन सी बिरादरी है। तो साफ साफ दिख रहा है x² y यहाँ है, ठीक है ना। यहाँ x² y कितनी टाइम है, 9 टाइम है, 9 बार है। यहाँ कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ चिन्ह है प्लस का, यहाँ भी चिन्ह किसका है, प्लस का। तो हमने अभी बताया ना, समान चिन्ह हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ 9 बार है, यहाँ 2 बार है। 9 और 2 कितना होता है, 11 होता है। अच्छा 11 बार कौन है, x² y है। चिन्ह कौन सा लगाएंगे, प्लस का, लेकिन प्लस का चिन्ह आगे नहीं लगाते, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि हाँ यहाँ प्लस ही होगा। दूसरा चीज आता है 3xy, इसका बिरादरी, ठीक है ना, xy यहाँ है, इसका बिरादरी यहाँ मौजूद है। एक प्लस में है, एक माइनस में है। जितने प्लस में है उतने माइनस में है, मतलब जितना रुपया पार हो उतना खर्च कर दो तो कितना बचा, कुछ नहीं बचा। इसका ये मतलब है कि हमारे पास 3xy था पहले से और 3xy मैंने खर्च भी कर दिया, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। अगला क्या बचा मेरे पास, 2z, इसका कोई बिरादरी नहीं है, इसको ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, उतार देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जब तक हम सजातीय और विजातीय पदों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे तब तक हम इनका जोड़ और घटाना बिल्कुल नहीं लगा सकते, ठीक है ना। और चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल्स लिखा है, मान लेते हैं 12x² yz प्लस 3y माइनस 9y x² z और माइनस 13y प्लस 5x। इसमें भी मिला जुला कितने पद हैं, ठीक है ना। अभी तो 1 2 3 4 5 हैं, लेकिन अभी इसको और इसको करेंगे बिरादरी वाला। इसे कहने का मतलब हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि इसमें 1 2 3 4 5 पद हैं, लेकिन 5 पद वास्तव में नहीं थे। ये और ये बिरादरी होकर के 1 हो जाएंगे, तो एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया 2 और एक त्रिपदी। लास्ट में कितना बचा, द्विपदी बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आपको इस समय तो दिखाई दे रहा होगा, जो स्टार्टिंग में पढ़ रहे होंगे वो जानते होंगे 1 2 3 4 5 5 पदी है। नहीं, इसमें 5 पदी नहीं है। अभी आप देखिएगा, जैसे इसमें हमने बताया कि 5 पदी था, लेकिन बाद में कुल कितने पदी बचे, 2 पदी बचे। मतलब हल करने के उपरांत ही आप बता सकते हैं कि उस बीजीय व्यंजक में कुल कितने टर्म हैं। बात समझ में आ रहा है ना। वैसे स्टार्टिंग में जो बताएंगे वो बात में गलत साबित होगा। चलिए जैसे मान लेते हैं कि x² yz कितनी बार है, 12 है, मतलब 12 बार है।
और यहाँ पर कितनी है देखिएगा, इसका बिरादरी यहाँ छिपा हुआ है। हाँ, थोड़ा सा हम आपको भरमाने के लिए क्रम इसका बदल दिए हैं। तो हमने आपको बताया कि गुणा में क्रम बदलने से उसके सेहत पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से x स्क्वायर वाई जेड और वाई एक्स स्क्वायर जेड है, तो दोनों ये सजातीय पद होंगे। यहाँ 12 बार प्लस में है और यहाँ माइनस है। तो हमने बताया ना, असमान चिन्ह हमेशा घटता है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, असमान चिन्ह है, घटेगा। तो 12 में से 9 गया, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 बार क्या आएगा? एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक है ना। अब चाहे आप वाई एक्स स्क्वायर जेड लिखिए, चाहे एक्स स्क्वायर वाई जेड लिखिए, बात इक्वल है, ठीक है ना। लेकिन हमने बताया एक निश्चित ऑर्डर में ही रखिए तो अच्छा लगेगा। अब आइए बात रहा चिन्ह किसका लगेगा। हमने बताया चिन्ह उसी का लगता है जिसका अंक बड़ा होता है। बताओ 9 और 12 में कौन बड़ा है? 12 बड़ा है, तो कौन सा चिन्ह लगेगा? प्लस। लेकिन आगे हम प्लस लगाते नहीं हैं, वो हमें ऑलरेडी ज्ञान होता है कि यहाँ प्लस ही है। अगला चलते हैं, y 3y और यहाँ 13y है। तो यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये इसका बिरादरी यहाँ है, एक प्लस में है, एक माइनस में है। असमान चिन्ह हमेशा घटता है, तो ये माइनस प्लस असमान चिन्ह होगा। 13 में से 3 गया, कितना बचेगा? 10 बचेगा। 13 में से 3 गया, 10 बचेगा। 10 क्या बचेगा? y बचेगा। अब बारी आई चिन्ह किसका लगाया जाए, तो चिन्ह उसी का लगाते हैं लगता है जिसका अंक बड़ा होता है। 13 और 3 में कौन बड़ा है? 13 बड़ा है, तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। अब कौन बाकी रह गया? 5x। इसका कोई बिरादर है ये नहीं है, इसको बेचारे को ऐसे उतार दो, तनहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको इसका जो आंसर मिला, तो 3x स्क्वायर वाई जेड 10y 5x। इस प्रकार से इसमें कितने पदी हैं? ये त्रिपदी है। अब इसका आंसर आप बता सकते हैं कि सर जी ये त्रिपदी है, लेकिन यहाँ से अगर आप कहते 5 पदी तो गलत हो जाता। हल करने के उपरांत ही आप बता सकते हैं कि कितने पद हैं, या आप ऑलरेडी यहाँ काउंट कर लीजिए कितने बिरादर हैं। ये बिरादरी हैं तो 1 पद हो जाएंगे, ये बिरादर हैं तो 1 पद हो जाएंगे, 2 हो गए। और इसका कोई बिरादर नहीं है तो अकेला बन करके ये त्रिपदी हो जाएगा। इसका आंसर इतना आ गया, और कुल ये कितने पदी का था? त्रिपदी का था, ठीक है ना। अब हम आशा करते हैं बीजगणितों का जोड़ एवं घटाना भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम आपको होमवर्क दे देंगे, ठीक है ना। चलिए होमवर्क भी आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा और आप लोग लगा करके हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चंस 3ABC प्लस 2B² माइनस 14ABC माइनस 2B² प्लस 5XYZ माइनस 5XY² पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल लिख लीजिएगा, 14/3XY प्लस 3/2 5 3/2 ABC माइनस 3.2 दशमलव वाला है, ठीक है ना। और उसके बाद में XY और प्लस 3 सही 1/2 XY दूसरा सवाल। तीसरा सवाल लिख लीजिएगा, 4 सही 1/2 XY प्लस 2Y माइनस 12YZ प्लस 13XY। आप इसको सॉल्व करेंगे और ये बताएंगे कि कितने पद हैं। लगाने के बाद आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9670203072 पर इसका सवाल भेजेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि आपका सवाल सही है कि गलत है, ठीक है ना।
हाँ, जिसको नहीं आता वो भी प्रयास करेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, एक बार लगाएंगे नहीं आया छोड़ो सर से पूछ लेते, नहीं, आप क्या करेंगे, ठीक है ना, सुने होंगे करत करत अभ्यास के जनमत हो सुजान, रस्सी आवत जा सिल पे परत निशान। तो आप एक बार लगा करके हार मत मानिए, लगाते जाइए जब तक कि आपका क्वेश्चंस का आंसर आ ना जाए, ठीक है ना। नहीं आएगा हम तो है हैं। अब चलते हैं, हम आपको अगला बताते हैं बीजगणितों का गुणा, ठीक है ना, एवं भाग। तो जोड़ एवं घटाना हो गया, अब बीजगणितों का गुणा एवं भाग आपको हम बता दे रहे हैं। चलिए, गुणा और भाग तो आपका आगे आएगा ही आएगा, अब इसके बारे में हम आपको सिलेबस जब आपका स्टार्ट होगा तो उसमें ही बता देंगे, ठीक है ना। गुणा एवं भाग वहीं आपको हम बता देंगे। तो कुछ हम आपको बीजगणित के जो बेसिक थे हमने उसके बारे में आपको बताया। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा वो होगा बहुपद के बारे में, कि कोई बीजीय व्यंजक बहुपद है तो कब है और नहीं है तो क्यों है, ठीक है ना। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।